हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आज इन्वायरमेंटल स्टडीज की प्रैक्टिस सेशन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किए हैं विद पिक्चर, इसलिए आप इसको बढ़िया से देखिए और उसके बाद पेन और पेपर लेके बैठिए, जिससे कोई कहीं डाउट हो तो उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पिन कर सकते हैं, जिससे हम अगले सेशन में आप उसके बाद आपके डाउट को क्लियरिफाई कर सकें। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देख, पहले क्वेश्चन में क्या है, पौधे की पत्तियां द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे होंगे, जहाँ से कुछ आइडिया आपको अगर पहले भी पढ़ा होगा तो आइडिया लग जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी हम बता देंगे, तो इसके बाद से कभी भी आपको कोई डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है वाष्पन। वाष्पन क्रिया कब होती है? वाष्पन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो हमेशा होती रहती है। बस क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे मौसम गर्मी का है तो वाष्पन की क्रिया जो होती है बहुत ही तेज़ी से होती है, और ठंड के मौसम हुआ, बरसात हुआ, बरसात में ठंड के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन जो ठंड होती है ठंड में बहुत ही स्लो होता है। इसलिए तो हमारे जो कपड़े होते हैं ठंड के मौसम में बहुत टाइम लग जाता है सूखने में, लेकिन वही गर्मी के मौसम में देखिए 1-2 घंटे के अंदर सूख जाते हैं, क्योंकि उस समय वाष्पन की क्रिया बहुत ही तेज़ी से होती है। अब चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं जब पानी अपने भोजन को बनाने के लिए पानी की आवश्यकता उनको पड़ती है, तो उस दौरान क्या होता है कि वो जितना उनको पानी की ज़रूरत होती है वो अपने जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देते हैं, और कुछ पानी जो होता है एक्स्ट्रा बच जाता है। तो उस पानी को क्या करते हैं, सन के प्रेजेंस में, सन की लाइट के प्रेजेंस में वो पत्तियों के द्वारा क्या होता है, अपने जल को बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ समझ में आ गया। देखिए यहाँ फिगर में हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए इसकी जड़ें हैं, जड़ों में हमने एक गमला है, उसमें पानी डाला। पानी क्या हुआ, एक निश्चित समय बाद क्या देखते हैं कि ये पानी यहाँ से अपने जाइलम के द्वारा पत्तियों में, तनों के माध्यम से पत्तियों में, हर जगह अपने पार्ट में भेज देता है, और कुछ पानी यहाँ एक्स्ट्रा बच जाते हैं। और ये ज़्यादा पानी होगा तो ये सूखने का इसको हमेशा डर रहेगा, तो इसलिए पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपने पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देता है। जैसे लाइट इस पर पड़ेगी तो ये गर्म होगा, तो ये ऑटोमेटिक बाहर है निकलने लगेगा। ये भी क्रिया जो होती है चलती रहती है रात में और दिन में भी। दिन में तो नहीं दिखता, लेकिन रात के समय आप देखे होंगे, सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं पत्तियों पे ओस बना होता है, ड्यू, छोटे छोटे ऐसे बूंदी टाइप का बना होता है। तो वो क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन का ही प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं थर्ड ऑप्शन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और थर्ड तो से मतलब नहीं है। और यहाँ पे डी भी, परासरण का भी यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया आप सभी को। तो क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। पौधे जो अपना खाद्य मीन्स भोजन बना सकते हैं कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, जैसे एक होते हैं हेट्रोट्रॉफी। हेट्रोट्रॉफी जो होते हैं, हेट्रोट्रॉफी में हम सभी जो मनुष्य होते हैं वो सभी आ जाते हैं। यहाँ पे मनुष्य हो गए, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफी। परपोषी जिसको कहते हैं, इसको परपोषी
मतलब जो दूसरे पे डिपेंड होता है अपने भोजन को लेकर। तो हम सब जो हैं, जितने भी जीव जंतु हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं, जानवरों पे डिपेंड होते हैं। तो इस टाइप से हेटेरोट्रॉफी होते हैं। साइप्रोफाइट, ये इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि पौधे की बात की जा रही है। पौधे क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये अपने भोजन को, यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया होगा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। यही इसी क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और जल हुआ और सन की लाइट के प्रेजेंट में ये क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। तो इनके भोजन के माध्यम, जैसे CO2 होता है, CO2 प्लस H2O, यहाँ पे सन की लाइट रहेगी। उसके बाद क्या बनाते हैं, C2 C6 H12, यहाँ पे O6 प्लस क्या होता है, यहाँ पे O2 बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जल जो होता है, इनके जड़ों के माध्यम से इनको पहले से रहता है, इनके पत्तियों में या तनों में रहता है। तब दोनों जब प्रेजेंट होते हैं और सन की लाइट में, तो क्या होता है इनका, तो ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज जो होता है इनको एनर्जी देता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग के लिए जो हो जाता है, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन के माध्यम से हम जीवित रहते हैं। और भी जो जितने भी जीव हैं सब ऑक्सीजन पे ही डिपेंड हैं। तो इस तरह से यही प्रोसेस जो होता है। और इनका जो यही जो C6 H12 वो 6 है, यही जो होता है इनका भोजन होता है। यही भोजन जो होता है इनकी पत्तियों में स्टोर हो जाता है मंड के रूप में, जिसको स्टार्च कहते हैं। वैसे स्टार्च का एग्जांपल अगर दिया जाए, जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे आपके ग्रेन्स हैं, गेहूं का हुआ, जो गेहूं के अनाज होते हैं, अनाज में वो भी क्या होते हैं, एक मंड होते हैं, स्टार्च होते हैं। और जो चावल होता है वो भी एक टाइप का स्टार्च ही होता है। ये सब जितने भी होते हैं, जैसे मूली का हुआ या गोभी हुआ, जो एक गांठ गोभी आती है, वो सब जो होते हैं स्टार्च होते हैं, मंड होते हैं। वो अपने भोजन को ज़्यादा हो जाता है तो इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा से वही बन जाता है एक बड़ा सा पार्ट। मूली का देखिए निचला पार्ट ही मोटा हो जाता है उसका। इसी टाइप से गेहूं का अनाज इकट्ठा हो जाता है, चावल बन जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे सलजम हो गया, गाजर हो गया, ये सब मंड हैं। इसी टाइप से स्टोर किया हुआ भोजन होता है उनका। कहने का मतलब यहाँ पे समझ गए ना कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। अब पैरासाइट, यहाँ पैरासाइट का कोई मतलब है, एक टाइप के पैरासाइट जो होते हैं वायरस टाइप के होते हैं, रोग को फैलाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना और सभी ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में तो कुछ लोग तो देखते ही कहेंगे अच्छा ये तो पेड़ से संबंधित है, यही होगा पहला ऑप्शन। या दूसरे में तो कहीं हो सकता है कि जंतु आ गया इसलिए थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन तो तुरंत ऑन द स्पॉट क्लिक करके आ जाएंगे, लेकिन और नीचे तक जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ो। तो इसलिए पहला इसमें देखिए, सभी पौधे द्वारा, सभी पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जैसे देखते हैं कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। और इस टाइप सभी जंतु एवं पौधे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और सभी हरे पौधे द्वारा होता है,
ये करेक्ट है। यही सबसे जेन्युइन और करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में है, कुछ पिछले एग्ज़ामों में देखने को मिला था, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस द्वारा ये नहीं होता है। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? अब पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय जल नहीं, इसमें गुरुत्वीय जल का कोई योगदान नहीं है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके विरुद्ध अपने वर्क करते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, बल जो होता है नीचे की तरफ हमेशा चीज होता है, नीचे की तरफ खींचता है ना, लेकिन ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वर्क करते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ लेके जाते हैं जल को नीचे से, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। कोशिका जल देखते हैं आगे, अभी आर्द्रता जल नहीं होगा, क्रिस्टलीय जल नहीं होगा, यहाँ पे कोशिका जल होगा। कोशिका जल जो होता है, इनके जो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, इनके ऊतक होते हैं कुछ इस टाइप से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में जो होता है जल का संचार होता है, मतलब ऊपर परिवहन होता है जल का, वहीं फ्लोएम में फूड का, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उन सब का भी सप्लाई होता है। तो यहाँ पे कोशिका जल इज अ करेक्ट आंसर। और जल का परिवहन कौन करता है? वो जाइलम करता है। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। अब एक खाद्य स्तर जैसे हुआ, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है कौन होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी स्वपोषी होते हैं। जब इनका एनर्जी जो होता है, एनर्जी का बंटवारा जब होता है कोई, तो एक क्या होता है, यहाँ से निकलेगा एनर्जी, तो प्राइमरी कंज्यूमर में जब जाएगा, उपभोक्ता प्रथम उपभोक्ता में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये 10% एनर्जी इनके पास होता है, 90% एनर्जी जो होता है लॉस हो जाता है। इस टाइप से फिर आगे बढ़ेगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो जो 10% है उसी का 90% जो भी होगा, तो 90% इसका 1% हो जाएगा। 10 का 90% 1% होगा, मतलब 90 का 100 का फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये कहीं कहीं 100 है, 100 का फिर 90%, फिर 1%, इस टाइप से 1% का फिर 90% प्लस होगा, 0.91 हो जाएगा, फिर इसका भी 0.1 का 90% लॉस होगा, तो 0.1 हो जाएगा। इस टाइप से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो 90% होता है, और 10% जो होता है अगले स्टेप में जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ये चीज़ें सभी में देखा जाता है, जैसे कोई भी चीज़ होता है 100% जो होता है उसकी वो क्षमता नहीं होती है किसी चीज़ की। जो कोई भी ईंधन हुआ, फ्यूल होते हैं, उनका भी 100% कोई होता नहीं है, उनका भी कोई न कुछ एनर्जी के रूप में निकल जाता है, कुछ जो होता है घर्षण के द्वारा इधर उधर हो जाता है। इसी टाइप से यहाँ पे भी जो होता है, हमारे खाद्य श्रृंखला में भी, स्तर में भी यही कंडीशन होता है कि जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उनका क्या हो जाता है, ह्रास होता है, उसमें कमी आती है। इस टाइप से 10% ही एनर्जी मिल पाता है, 90% लॉस हो जाता है। सबसे पहले इसको किसने दिया था, ये जो नियम है इसको सबसे पहले किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। लिंडमान एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका इस स्तर को बहुत ही डिटेल में बताया था। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेनेशन भी किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग होगा, थर्ड भी, और फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा
वैसे फिगर में भी आप देख सकते हैं। अब जहाँ तक प्राइमरी कंज्यूमर की बात हुई, प्राइमरी प्रोड्यूसर की, यहाँ पे आ गए पेड़ पौधे। प्राइमरी कंज्यूमर में हो गए हम, जैसे गाय हो गई, गाय इन सब चीज़ से। सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए गाय को खाने वाला शेर हो गया। थर्ड में आ गया उसको शेर को खाने वाला डिकम्पोजर जिसको कहते हैं। इस टाइप से यहाँ पे बटे हुए हैं सभी के स्तर और उनके भोजन के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखिए बताया भी गया है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह 10% नियम का पालन करता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, केवल 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, बाकी वातावरण में ह्रास हो जाता है। इसे निम्नलिखित आकृति में बताया गया, जो पीछे हमने दिखाया आकृति उसी में। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्राकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये क्वेश्चन आपके क्या है, यूपी टेट में देखने को मिला था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। तो यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, उत्पादक। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, उत्पादक का कोई चांस ही नहीं है, ये सब तो खुद डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर। हाँ, प्राथमिक उपभोक्ता ये भी डिपेंड होते हैं पहले वाले पे। द्वितीयक उपभोक्ता इस पे डिपेंड होते हैं, इस पे भी डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे सूर्य हो गया। सूर्य इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स होता है, इसलिए सूर्य को सबसे बड़ा सोर्स, एनर्जी का सोर्स कहा गया। और इसी पे जितने भी हैं उत्पादक हैं और प्राइमरी उपभोक्ता हैं, द्वितीय की सब सभी डिपेंड हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एनर्जी नहीं रहेगी या सूर्य नहीं रहेगा तो सभी जो होते हैं एक टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अजैविक प्रदूषक में क्या होते हैं, अजैविक एक जैविक होता है, एक अजैविक होते हैं। जैविक में जैसे आपके आगे जितने भी जीव जंतुओं से जो प्रदूषित होते हैं, जीव जंतुओं के अपशिष्ट जो होते हैं उसको जैविक प्रदूषक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो होता है अजैविक जो होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे रासायनिक जो होते हैं उर्वरक हो गए या रासायनिक जितनी भी चीज़ें हैं सब अजैविक प्रदूषक में होते हैं, जो मैन मेड होती हैं। तो यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया, ये तो नेचुरल है बैक्टीरिया, तो ये नहीं होगा। शैवाल भी नेचुरल है, ये भी नहीं होगा, ये जैविक कहीं ना कहीं घटक हैं। विषाणु भी जैविक कहीं ये भी घटक हैं। ये आर्सेनिक जो है एक टाइप की होती है, एक केमिकल होता है, रासायनिक उत्पाद होता है, जो क्या करता है, भूमिगत जो जल है, हमारे जो भूमि के अंदर जल है, उसमें क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनके जो अपशिष्ट होते हैं, रासायनिक चीज़ें होती हैं या रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, डीडीटी वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जब बरसात होता है या पानी में छिड़काव इनका किया जाए, बरसात के द्वारा भी ये जो होते हैं नदियों में चले जाते हैं, इनके जो अपशिष्ट होते हैं। और ये अपशिष्ट धीरे धीरे क्या होते हैं, नदियों में के माध्यम से धीरे धीरे भूमिगत जल में पहुंचने लगते हैं। और ये धीरे धीरे भूमिगत जल में जब जाते हैं तो ये भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। और इससे क्या होते हैं, बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। जैसे रासायनिक, यहाँ देखो फिगर में बताए भी हैं, रासायनिक प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव में देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे गुर्दे और तंत्रिका, मस्तिष्क, इन सभी चीज़ों पे इसका बहुत ही बुरा असर जाता है। और एक टाइप की इसी आर्सेनिक की तरह होता है, कैडमियम भी होता है, जो गुर्दे को क्षति पहुंचाता है और आनुवांशिक परिवर्तन पैदा कर देता है। कुछ ना कुछ इसमें जो होती है प्रॉब्लम आ जाती है, आनुवांशिक रूप से जेनेटिक ही चेंज कर देता है। इसी टाइप से पारा भी होता है। पारा जो होता है मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को
नष्ट कर देता है, क्षति कर देता है। इससे लकवा वगैरह और इस टाइप से प्रॉब्लम आती हैं बॉडी में। इस तरह से ये बहुत ही भयंकर रासायनिक प्रदूषक हैं। जहाँ तक कोशिश करना चाहिए इन चीज़ों को कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो वर्क करते हैं, और लेकिन जब इनका वर्क देखने को बाद में मिलता है तो बहुत ही भयंकर परिणाम इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। लाइकेन, कहीं ना कहीं आप सभी लाइकेन को देखा होगा कि ये पेड़ की छाल पे ऐसे बने होते हैं, मतलब वहाँ पे जिसको आप गांव की भाषा में कहते हैं काई वगैरह, या इस टाइप से ये होते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधों की जो होता है तने पे होते हैं, या चट्टानों पे चिपके हुए मिल जाते हैं, या पत्थर जो हुआ या दीवार हुआ वहाँ पे मिल जाते हैं। इसी को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन ये सबसे अच्छा सूचक जो होता है वायु प्रदूषण का होता है। वायु प्रदूषण में अगर सल्फर की मात्रा जो होती है ज़्यादा होगी तो ये क्या होते हैं, वहाँ पे नहीं पैदा हो सकते, उग नहीं सकते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इनमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा और एक समय बाद ये सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कहा गया है। खासकर सल्फर जो गैस होती है वहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है। और सल्फर से ही बहुत से भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, सांस से संबंधित जो होता है, लंग से संबंधित बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। इसी टाइप से और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वहाँ पे वायु प्रदूषण है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है और यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर नहीं होता, तो जैसे इसमें लाल को नीला कर देता है, नीले को लाल कर देता है, इस टाइप से जो क्षार और अम्ल का पता लगाते हैं लिटमस पेपर के ही द्वारा होता है। और बहुत सी चीज़ें हैं लिटमस पेपर के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? प्रवाल द्वीप समूह। प्रवाल द्वीप समूह क्या होता है? प्रवाल द्वीप समूह वे होते हैं जो प्रवाल भित्ति होती हैं, जिसको मूंगा चट्टाने कहते हैं। इनको कभी न कभी देखा होगा आपने, मूवी में देखा होगा या वैसे भी कहीं फिगर में देखा होगा। तो ये क्या होते हैं? प्रवाल होते हैं, मूंगा होती हैं। ये क्या करते हैं? एक कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये पहले एक टाइप के जीव हैं ये, लेकिन ये हमेशा समूह में रहते हैं। समूह में रहने के कारण क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने बॉडी से क्या करते हैं, ये निकालते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं। ये इतनी कॉलोनी में रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एक साथ बहुत से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, और इससे क्या होता है, लंबी चूने जैसी एक चट्टान बन जाती है। लगातार वहाँ पे उत्सर्जन होता रहता है, इस तरह से चट्टान का रूप लेता है। ये जो प्रवाल द्वीप है, प्रवाल कहीं न कहीं एक मूंगा से संबंधित है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये पूरी तरह से एक दीवार का रूप दे देते हैं। ये हमारे इंडिया में या भारत में कहाँ पाया जाता है? ये लक्षद्वीप में पाया जाता है। ये अंडमान निकोबार, मिनिका, लक्षद्वीप समूह, ये सब टाइप के द्वीप हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी जो मूंगा की चट्टानें हैं, प्रवाल भित्ति हैं, वो कहाँ पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के किनारे पाया जाता है। वहाँ पे तो पूरा जैसे लगता है चाइना की जो वाल है, वॉल ऑफ चाइना, ऐसे पूरा तैयार कर दिया है किनारे किनारे। ये सब इन्हीं का देन है। प्रवाल जो होते हैं, मूंगा होते हैं, उन्हीं का। ये रंग बिरंगे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक टाइप के जीव होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, ऑक्सीजन की बात की जा रही है, वैसे सभी आपको याद होना चाहिए।
ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीजन कितना लगभग होता है, 21% होता है। यहाँ 23 से मतलब नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ये होता है नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं, इसका फिगर वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है 78.09% होता है, ऑक्सीजन जो होता है 21, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 21, आर्गन यहाँ पे 0 इतना, यहाँ पे माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, वाटर वेपर है, यहाँ पे क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, जेनॉन है। इस टाइप से ओजोन इन सब का भी कंपोनेंट होता है। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा, और कहीं कोई डाउट हो बताने में या कहीं त्रुटि हुई हो तो एक बार दोबारा पूछ सकते हैं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। जो भी एग्ज़ाम हैं, टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम हैं, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सबकी तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिकी वे में कराई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।